क्या आपको किसी ने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का मैसेज भेजा या फिर आपने किसी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की? बात कड़वी है लेकिन कहनी पड़ेगी। काहे का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे? किस बात की शुभकामना? देश के बंटने का या फिर लाखों हिंदुओं के नरसंहार का? आज 15 अगस्त 2024 है। आज की इस वार्ता में मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 15 अगस्त 1947 की कहानी आपसे साझा करूंगा। इस कहानी को सुनना, समझना और उसके निहितार्थ को समझ करके इस निर्णय तक पहुंचना होगा कि क्या यदि हमें कोई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहे तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या ये अपराध करना चाहिए कि हम किसी और को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दें। नाटक नौटंकी में 78 वर्षों से जो अपराध हम करते चले आ रहे हैं उस पे पूर्ण विराम लगाने का समय आ गया है। आप इसे गंभीरता से लेंगे तो ये समय और जल्दी आएगा। जो भी हो, तो मैं आज आपके साथ 15 अगस्त 1947 की कहानी साझा करने जा रहा हूं। 15 अगस्त 1947 की कहानी आज से 77 वर्ष पहले आज ही के दिन शुरू नहीं हुई थी। जिन लोगों ने इस कहानी को लिखने में अपनी भूमिका और किरदार निभाया, उनका तो मानना है कि 15 अगस्त 1947 की कहानी आज से 1300-1400 वर्ष पहले लिखी गई थी, जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की पावन धरा पर राजा दाहिर को हराकर इस्लामी शासन की शुरुआत की थी। ऐसा मानना था जिन लोगों ने पार्टीशन या देश के बंटवारे और विभाजन को अंजाम दिया था। सैयद अहमद खान और मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि ये जो विभाजन 47 में हम देख रहे हैं, ये तो परिणति उस दिन की है जिस दिन वास्तव में विभाजन हो गया था, यानी जिस दिन पहला भारतीय हिंदू मुसलमान बना था और उसकी तारीख उन्होंने तय की थी 712 मोहम्मद बिन कासिम के आने की। लेकिन मैं उतना पीछे तो बार बार जाता ही रहता हूं अन्य अन्य कारणों से, लेकिन 15 अगस्त 1947 जो वास्तव में बंटवारे और विभाजन की तारीख है, उसकी कहानी को शुरू करने के लिए ऐसे तो आप और पीछे जा सकते हैं, 1905 में जा सकते हैं, 1935 में जा सकते हैं, 37, 40, 42, 44 में। लेकिन टू कट द मैटर शॉर्ट, बीच में हम इन तिथियों में भी जाते रहेंगे, लेकिन मैं बात शुरू करूंगा आज से 77 वर्ष पहले नहीं बल्कि 78 वर्ष पहले, और बात शुरू होती है 20 अप्रैल 1946 को। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन एक नेता हुआ करता था भारत में जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी ने उस समय के एक संगठन जिसका नाम था कांग्रेस, उसके तत्कालीन अध्यक्ष के नाम से एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तुम सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा करो कि मैं स्वविवेक से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे रहा हूं या मैं इस पद पर बने रहना नहीं चाहता। इसके बाद यदि तुम ये जानना चाहते हो कि मेरी मंशा क्या है, तो मैं चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष पद पर काबिज हो। इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 की कहानी जो बहुत पहले से शुरू हुई थी, उसके ऊपर सीमेंट और गाढ़ा के रूप में ये जो पहली ईंट रखी गई थी वो इसी गांधी ने रखा 20 अप्रैल 1946 को। इसके ठीक 9 दिन के बाद 29 अप्रैल 1946 को
कांग्रेस के अधिवेशन में नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया आरंभ की गई। 15 प्रांतीय समितियों ने, यानी 15 कांग्रेस की प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल और नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और जेबी कृपलानी को उम्मीदवार के रूप में सामने खड़ा देख 12 समितियों ने सरदार पटेल के पक्ष में अपना वोट दिया। नेहरू को किसी ने भी वोट नहीं किया। जो बाकी की 3 समितियां थी उन्होंने जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया को वोट दिया। लेकिन करमचंद गांधी ने पहले से ही एक प्लॉट तैयार करके रखा हुआ था, क्योंकि इस पूरे ड्रामा का जो 29 अप्रैल 1946 को खेला जा रहा था कांग्रेस अधिवेशन के नाम पर, उसका निर्माता, निर्देशक और कह सकते हैं कि पटकथा लेखक गांधी था। उसने डंडा घुमाया, जेबी कृपलानी को इशारा किया कि वो एक दूसरा प्रस्ताव रखे, जिसमें इस बात को नए रूप में रखा गया कि अब सिर्फ 2 लोगों की उम्मीदवारी के बीच में ये चुनाव होना है, यानी सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। लेकिन फिर से एक बार ढाक के 3 ही पात होने थे। नेहरू को सबने नापसंद कर दिया और अब बारी थी गांधी के तुरूप के पत्ते की। गांधी ने जेबी कृपलानी को इशारा किया और कृपलानी ने अपने जेब से एक कागज निकाल करके सरदार पटेल की ओर बढ़ाया, जिसमें यह लिखा हुआ था कि मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेता हूं। इस बीच में जब किसी ने भी नेहरू के नाम का समर्थन नहीं किया था, तब गांधी ने नेहरू से आंखों ही आंखों में, इशारे इशारे में पूछा कि अब तुम क्या कहते हो नेहरू। नेहरू कह सकता था कि जब प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में डेमोक्रेटिक तरीके से जब एक चुनाव प्रक्रिया हो रही है, तो जब सबकी पसंद सरदार है तो मेरी भी पसंद सरदार है। लेकिन वो एक, कहते हैं ना, रूठे बालक की तरह मुंह फेर लेता है गांधी से, और फिर गांधी अपने तुरूप का पत्ता निकाल करके और कहता है सरदार पटेल से कि तुम अपना नाम वापस ले लो। पटेल नाम वापस ले लेते हैं, नेहरू अध्यक्ष बन जाता है। आप कहेंगे नेहरू अगर अध्यक्ष बन जाता है तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी आफत आ जाती है कि देश का बंटवारा हो जाता है। आफत इस बात को लेकर के आती है कि उस समय जो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा था भारत में, बात यह हो रही थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के परिणाम स्वरूप जब, या उसके पहले से भी जब अंग्रेज इस बात की ओर आगे बढ़ रहे थे कि वे अपने सक्सेसर के रूप में जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग इत्यादि लोग हैं, उन्हें भारत की सत्ता की बागडोर या ट्रांसफर ऑफ पावर करके जाएंगे। ऐसे में जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही अंतरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ऐसे में ये जो चुनाव प्रक्रिया थी उसमें नेहरू का अध्यक्ष बनना गांधी के लिहाज से एसेंशियल था, कंपलसरी था, अनिवार्य था, और इस अपरिहार्य कार्य को गांधी ने बखूबी अंजाम दिया। अब बात यह थी कि नेहरू अध्यक्ष तो बन गया। इस बीच में क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद कैबिनेट, यानी जिसे हम कहते हैं कैबिनेट प्लान या कैबिनेट मिशन, वो भारत आता है और 16 मई यानी 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू का अध्यक्ष बनना, उसके ठीक 17 दिनों के बाद जब कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट में सबसे बड़ी जो खासियत थी वो ये थी कि उसमें पाकिस्तान शब्द का नामो निशान नहीं था। यद्यपि उसमें कई पाकिस्तान की संभावनाओं को इनहेरेंट कर दिया गया था, लेकिन कम से कम फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान शब्द जिसके लिए जिन्ना और तमाम लोग चिल्ला रहे थे, उसको उसमें शामिल नहीं किया गया था। इतनी ही सी उसमें गनीमत थी, लेकिन उसके कुछ क्लॉजेज बहुत ही खतरनाक थे, बहुत ही खतरनाक थे।
एक तो खतरनाक बात ये थी कि उसमें 3 टियर्ड जो शासन की व्यवस्था थी वो भी बहुत खतरनाक थी। यूनियन, फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स, फिर प्रोविंसेस। और उससे भी खतरनाक बात ये थी कि उसमें उन सबों को ये सुविधा थी, प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट्स को, कि वे कभी भी यूनियन से डिफेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आफ्टर 10 years दे कैन गिव ओपिनियन, सेकेंड और थर्ड ओपिनियन टू देयर बीइंग पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इस तरह के क्लॉजेस थे और इन क्लॉजेस को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद, हल्ला हंगामा मचा था। लेकिन सबको इस बात की, कह सकते हैं कि, निश्चिंतता थी कि चलो आफ्टर ऑल पाकिस्तान नामक बीमारी से तो इस कैबिनेट मिशन को हमने बचा लिया, या यूं कहने कि कैबिनेट मिशन ने इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं दिया। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत ही चालाकी से एक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, लेकिन ऐसे दर्जनों पाकिस्तान की संभावनाओं को उस कैबिनेट मिशन में डाल करके छोड़ रखा था। अभी हम कैबिनेट मिशन की डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे कि हम 15 अगस्त की जो संभावना थी, जो बिल्डअप था, जो होने वाला एक दुखद, एक बहुत ही ट्रेजिक इवेंट था, वो धीरे धीरे बिल्डअप कर रहा था। इसके बाद जो घटना घटती है, इस बीच में लोग एक शिगुफा, या आज भी हम इस बात को बारंबार कहते हैं कि कैबिनेट मिशन के आने के पहले से ही और उसके आने के बाद भी जिन्ना ने पाकिस्तान की चर्चा बंद कर दी थी। लेकिन ऐसा नहीं था। जिन्ना तमाम तरीके से पाकिस्तान की चर्चा करता था। सुबह में वह पाकिस्तान बनने और बनाने की बात करता और शाम को धमकी देता कि यदि पाकिस्तान नहीं बना तो हम तहलका मचा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। और ये उसका बदस्तूर जारी था। लेकिन कब तक? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल है वो सामने आता है और उस तारीख से लेकर के लगभग आप मान के चलिए 20 दिनों तक जिन्ना इस तरह से अपना नौटंकी जारी रखता है। पाकिस्तान दे दो नहीं तो खून की नदियां बह जाएगी, दे दो नहीं तो खून की नदियां बह जाएगी। 5 जून 1946 तक उसका यह प्रलाप चलता रहा। उसके बाद 6 जून को जिन्ना चुप हो जाता है। चुप क्यों हो जाता है आपको मैं बताता हूं। आपको एक बात की जानकारी यहां यह दे दूं कि जिन्ना केवल पाकिस्तान नहीं चाहता था, जिन्ना भारत के टुकड़े टुकड़े चाहता था। जो टुकड़े टुकड़े गैंग आज जेएनयू में संचालित हो रहा है, वहां सक्रिय है। जो अर्बन नक्सल्स के माध्यम से जितने जितने बड़े बड़े आप जर्नलिस्ट्स का नाम जानते हैं, उनके माध्यम से जो टुकड़े टुकड़े गैंग चल रहा है, उस गैंग का जो रिंग लीडर था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। वो इस बीच में यानी 15 अगस्त और उस समय मई 16 के बीच में कई राउंड्स तक वो अंबेडकर और साउथ का जो पेरियार था खतरनाक इंसान, उन सबों के साथ मीटिंग करके उनको इस बात के लिए मनाना चाहता था कि ऐसा करो, मैं तो पाकिस्तान ले रहा हूँ, तुम ले लो दलिस्तान, दलिस्तान दलितों का देश, और तुम ले लो द्रविड़स्तान, द्रविड़ों का देश, और जो बचा खुचा भाग रह जाएगा वो मिलेगा जो तथाकथित कांग्रेसी लोग बच जाएंगे उनके पास, और उसमें भी कई टुकड़े होंगे। खैर ये विषयांतर ना हो जाए इसलिए मैं भी उस ओर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो नहीं हुआ उसकी ओर हम नहीं जाएंगे, जो हुआ हम उसकी ओर लौटेंगे। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल दिया था जिसमें कि भारत के 17 टुकड़े करने थे। जो भी हो, ये तो बात होती है नेहरू के अध्यक्ष बनने की। कैबिनेट मिशन के बाद अंतरिम सरकार बनने तक जिन्ना का भी चुप रह जाना, क्योंकि जिन्ना इस बात के लिए कन्विंस था कि जब कैबिनेट प्लान में इस बात को बखूबी डाल दिया गया है कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स होंगे या जो भी प्रोविंसेस होंगे वे अब यूनियन के साथ रहने ना रहने को लेकर के दे कैन गिव देयर सेकेंड ओपिनियन एंड थॉट्स टू दिस डिसीजन, तो हम कल को कुछ भी कर और करवा सकते हैं। ऐसे में वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वो चुप हुआ था स्ट्रेटेजिकली, ना कि उसने पूरी तरह से इस बात को मान लिया था, लेकिन कम से कम चुप तो हो गया था। उसके चुप रहने से बात आगे चली जाती। अगर सरदार पटेल होते वहां पर नेहरू की जगह, तो शायद जिन्ना की चुप्पी के साथ पाकिस्तान को हमेशा के लिए जमींदोज कर देते। लेकिन बात कहाँ आकर के रुकती है, ये जितना चुलबुला था नेहरू,
जितना वो चंचल था, जितने उसके मन में अस्थिरता थी, इससे वो कभी आराम से नहीं रहता था। जिस तरह से जिन्ना समझ गया था कि कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल है उससे हम कल को कई पाकिस्तान खड़े कर सकते हैं, उसी तरह से नेहरू को लगा कि मैं तो सपने देख रहा हूं कि ब्रिटिश इंडिया ने जो ट्रांसफर ऑफ पावर करके मुझे एक बहुत बड़े भूभाग को रूल करने को दिया है, और ये जो दो भाग जो पाकिस्तान के रूप में जिन्ना मांग रहा है उसको देने के बाद भी मेरे पास तो बहुत बड़ा भूभाग बचेगा, तो उसके ऊपर मैं शासन करूंगा। और इस कैबिनेट मिशन में कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे इस सपने को चूर चूर कर देंगी। तो इसके अंदर एक कीड़ा कुलबुला रहा था। इस कुलबुलाते हुए कीड़े के साथ वो उसको अपच हो रहा था, इनडाइजेशन का शिकार हो रहा था नेहरू। तो करता क्या, वो 16 मई से लेकर के अपने इस इनडाइजेशन को संभालता रहा 1 महीने। लेकिन दूसरा महीना खत्म होते होते उसने 7 जुलाई को मुंबई में कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई और कहा कि कैबिनेट मिशन में ये जो प्रपोजल्स है, ये जो 3 टियर्ड गवर्नमेंट, यूनियन, ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड फिर विद इन ग्रुप ऑफ स्टेट्स फिर डिफरेंट प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, और फिर उनका ये जो फ्री विल है टू रिमेन विद द यूनियन और टू गिव सेकेंड थॉट, ये सारी चीज़ें बड़ी ही खतरनाक हो जाएंगी, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 7 तारीख को कह दिया, मीटिंग में कहा, और एक मीटिंग की अंदरूनी बातें थी, संभवतः वहीं रह जाती। ऐसा तो था नहीं कि सब कोई मोबाइल लेके गया था और दूसरे दिन हल्ला करने लगा। कुछ लोग कहीं पे कुछ टिप्पणी करते, अखबारों में छप जाता, लेकिन बात आई गई सी और थोड़े कम मात्रा में रहती। लेकिन नेहरू का कीड़ा और कुलबुलाया, और 7 जुलाई 1946 के बाद 10 जुलाई 1946 को उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इस बात को बखूबी पूरी दुनिया को बताया कि हम कैबिनेट मिशन के इस प्रपोजल को, जब हमारी अंतरिम सरकार बनेगी और जब अंग्रेज चले जाएंगे तब भी उसके पहले से ही प्रयास करके इसको हम दूर करेंगे। ठीक है, हम भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अंग्रेजों की किसी भी मंशा को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन रणनीति भी किसी चिड़िया का नाम है ना। रणनीति के तहत थोड़ा साइलेंट रहते, एक बार अंग्रेजों को अपनी बोरिया बिस्तर बांध के जाने देते तुम। लेकिन तुम तो ट्रांसफर ऑफ पावर को अंग्रेजों के द्वारा दी हुई एक अपने पास एक तरह से रिटर्न गिफ्ट समझते हो। जो तुमने अंग्रेजों को जो सर्विस दिया उसके लिए जो रिटर्न गिफ्ट मिला गांधी और नेहरू को, इस रूप में देख रहे थे। इसलिए तुमने उस कीड़े को कुलबुलाने दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अनावश्यक रूप से एक हल्ला हंगामा मचा दिया। ठीक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी, और फिर इतिहास गवाह है कि 10 जुलाई 1946 को नेहरू ने जो कुछ भी कहा उसकी प्रतिक्रिया में, नेहरू तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन को 1 महीने और 7 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, जो कह लीजिए, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से हिंदुओं का नरसंहार जो शुरू किया, वो बदस्तूर 16 अगस्त 1946 से जारी रहता हुआ वो 1948 तक रहा। और वो पार्ट शुरू में डायरेक्ट एक्शन के नाम पे हुआ, बीच में कुछ समय के लिए रुका, फिर जब विभाजन की बात और विभाजन की घोषणा हो गई उसके बाद शुरू हुआ, जो 48 तक चलता रहा और 47-48 तक बखूबी जारी रहा। या यूं कह लें कि कम से कम जब तक गांधी इस धरती पर रहा तब तक तो हिंदुओं का नरसंहार होता ही रहा। मैं 15 अगस्त 1947 की कहानी में आज इतिहास की घटना से सिर्फ इन 2 घटनाक्रम को ले रहा हूं, यानी 2-3 घटनाक्रम को। गांधी का मौलाना को पत्र लिखना, 19 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का अधिवेशन में नेहरू का अध्यक्ष चुना जाना, नेहरू का कैबिनेट मिशन के ऊपर 7 जुलाई 1946 को बंबई में मीटिंग करके और फिर 10 जुलाई 1946 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इस मंशा को जारी कर देना, और उसके बाद जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन की धमकी देना। डायरेक्ट एक्शन की धमकी अगर सिर्फ धमकी रहती तो वहीं तक बात सीमित रहती। वो एक
रियलिटी बन गई। हम अब इसके बाद डायरेक्ट एक्शन पे भी आएंगे अगली श्रृंखला में। इस कड़ी में हम इस बात को यहीं तक रोके रखेंगे। डायरेक्ट एक्शन की भी चर्चा होगी, डायरेक्ट एक्शन में जो विलेंस थे उनकी भी चर्चा होगी, लेकिन हमें इन सब पड़ावों को पार करते हुए 15 अगस्त 1947 तक पहुंचना है और इस निष्कर्ष पर पहुंचना है जो कहीं से भी कोई कल्पना नहीं, कहीं से भी किसी तरह का आरोपित विचार नहीं, कि आज के दिन एक दूसरे को शुभकामनाएं देना, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और सबसे बड़ा अपराध तो ये है कि 77 वर्षों से 78 बार, यानी आज के दिन 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं बार लाल किले से झंडा फहराया, लेकिन एक बार भी 15 अगस्त की सच्चाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं की। एक बार भी ये नहीं हुआ कि देशवासियों को ये बताया जाए कि ये 15 अगस्त एक जालिम दिन है। इस दिन देश के टुकड़े को, यानी देश को टुकड़े टुकड़े किया गया था, 2 टुकड़ों में बांटा गया था। इतना ही नहीं था, बहुत पहले तो अफगानिस्तान निकल गया था। 1935 में हमसे बर्मा चला गया, श्रीलंका चला गया, और छोटे जो देश थे वो बहुत पहले ही हमसे दूर चले गए थे, जिनका अस्तित्व अगर हम इतिहास में जाएंगे तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन जो आज ईरान, इराक इत्यादि देश हैं वे भी थे, लेकिन हम उनकी चर्चा ना करके कम से कम जो भूभाग उस समय तक 1947 तक इंटैक्ट था उसकी चर्चा तो हम अवश्य ही करेंगे ना। और बांग्लादेश, जिस दिन बांग्लादेश बना, जिस दिन पाकिस्तान बना, जिस दिन करोड़ों हिंदू बेघर हो गए, लाखों को मौत के घाट उतार दिया गया और करोड़ों को उससे भी दर्दनाक पीड़ा, अपने ही लोगों के मारे जाने के दंश और उस खतरनाक डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जीवन भर जूझने के लिए आज भी उनमें से यदा कदा लोग जो उन त्रासदी को याद करते हैं, और उस समय वो एक अपने जीवन का एक बचपन में जिन्होंने देखा था उनकी क्या दुर्दशा है, किस तरह के डिप्रेशन के वो अपने जीवन में शिकार रहे थे, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। चलिए, आप कहेंगे ये तो एक तरफ की समानांतर घटना थी, दूसरी तरफ नेहरू गांधी ने स्वाधीनता तो ले ली थी। हम उसी वास्तविकता की ओर आएंगे कि क्या 15 अगस्त को वास्तव में भारत स्वाधीन हुआ था। मैं वो बात नहीं कहने जा रहा हूँ कि हम वास्तव में स्वाधीन हुए, वास्तव में तो हम स्वाधीन नहीं हुए, वास्तव में तो हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है, क्योंकि हमारा तंत्र आज भी, तो हम सिर्फ तंत्र की बात नहीं करते हैं, तंत्र तो था ही, लेकिन 15 अगस्त 1947 को वास्तव में इंडिपेंडेंस नहीं मिल करके हमें डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। और कम से कम 15 अगस्त की तारीख तो इतनी गंदी तारीख है कि 15 अगस्त को ट्रांसफर ऑफ पावर तो किया ही गया, देश को बांटा तो गया ही गया, साथ ही साथ उसके 1 साल बाद तक देश अंग्रेजों के वास्तविक कंट्रोल में था। हम उस पर भी आएंगे। इसलिए आज ये जो और फिर देश बट गया कि इस कड़ी में हम आज इतिहास से इन घटनाओं को लेंगे और इस संदर्भ को हम आगे बढ़ाएंगे, और फिर हमें ये चॉइस रहेगा कि हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहें, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दें, या फिर हम अपनी गलती को सुधारें। जो भी हो, अगली कड़ी में। धन्यवाद।